उस रोज़ के बाद ज़ेवरा मुझे सिर्फ 2 बार मिल सकी। उसने मुझे बताया कि वो शाहजी के पास नहीं गई थी। फिर ऐसे हुआ कि रोशन खान ज़ेवरा को ब्याह कर ले गया। मैं उस वक्त रोशन खान को नहीं जानता था। वो यही रोशन खान था, कर्नल नॉर्थ का अर्दली। उसने जब मीरठ में अपना नाम और अपने गांव का नाम बताया था तो भी मुझे ख्याल नहीं आया था कि ज़ेवरा को यही रोशन खान ले गया था। अगर रोशन खान मुझे बता भी देता तो मैं न मानता। ये दुबला पतला सांवला सा आदमी ज़ेवरा जैसी हसीन और पाक लड़की का खामिन नहीं हो सकता था। मगर इसी रोशन खान ने मेरे एक बड़े ही हसीन ख्वाब को मेरे सामने ला खड़ा किया था। ज़ेवरा की शादी के कुछ दिन के बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी शादी मातम से कम नहीं थी। एक तो इसलिए कि मेरे जहन में और मेरी आंखों में ज़ेवरा हंस खेल रही थी, और दूसरा इसलिए कि मेरा बाप कत्ल हो चुका था और कातिल मेरे सामने घूम फिर रहे थे। फिर मैं बंगाल पुलिस में भर्ती होकर चला गया और ऐसे हालात में जा पड़ा कि ज़ेवरा एक भूली बसरी याद बन गई। आज ज़ेवरा ने टाट का पर्दा उठाकर मेरे माजी के तमाम पर्दे उठा दिए। वो मुझे अंदर ले गई। रोशन खान के जल्दी आने का कोई इम्कान नहीं था। वो आ भी जाता तो कोई डर नहीं था। ज़ेवरा पर्दा नहीं करती थी और रोशन खान मुझे अपना बड़ा भाई समझता था। मुझे अपने घर में बैठा देखकर वो खुश होता, मगर मैं उसे देखकर खुश ना होता, जिसकी वजह यह थी कि उसे पता चल जाता कि खानू डाकू मैं ही हूँ। फिर मालूम नहीं क्या हो जाता। मैं ज़ेवरा के क्वार्टर में चारपाई पर बैठा था। ज़ेवरा मेरे सामने गुमसुम खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। उसे मुझे जिंदा सलामत देखकर शायद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। मैं उसे देखता रहा। मेरे जज्बात उबलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पाए रखा। मैं ये देखना चाहता था कि ज़ेवरा क्या कहती है या क्या करती है। अचानक वो मुझ पर इस तरह गिरी जैसे गश खाकर मेरी गोद में गिर पड़ी हो, लेकिन वो पूरी तरह होश में थी। मेरी गर्दन उसके बड़े ही नरमो गुदाज बाजुओं के शिकंजे में आ गई थी। उसका गाल मेरे गाल के साथ लगा हुआ था और वो इतनी जोर से मुझे भींच रही थी जैसे मेरे वजूद में समा जाने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। हमने ये भी ना देखा कि दरवाज़ा खुला है। उसका दूध पीता बच्चा सोया हुआ था और दूसरा सहन में खेल रहा था। दरवाजे वो बंद करते हैं जिनकी नीयत नापाक होती है। अंधेरे चोर उचक्कों को अच्छे लगते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को दिन की रोशनी में चाहा था। मैं गुनाहगार और नापाक आदमी बन चुका था, लेकिन ज़ेवरा की मोहब्बत को मैं अपने नापाक वजूद से महफूज रखने का अज़म कर चुका था। हमने जिस उजाले में मोहब्बत की थी, उस उजाले को मैं तारीक नहीं करना चाहता था। ज़ेवरा पर जज्बात का आसेब तारी हो चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे जज्बात से निकाल लाया और उसे अपने पास बिठाया। ज़ेवरा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, जानती हो मेरी कीमत क्या है? 10,000 रुपया, उसने कहा। लेना चाहोगी इतनी बड़ी रकम? मैंने कहा, तुम्हें इतनी बड़ी रकम बड़ी आसानी से मिल सकती है। रोशन खान आए तो उसे थाने भेज देना। उसने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और उसका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। खानू, मुझे उसकी जज्बात से लरसती हुई सरगोशी सुनाई दी। मैं 10,000 रुपया देकर तुम्हें खरीद लूंगी। मैंने तुम्हें अपने पीर दस्तगीर से आगे समझा था। याद है तुम्हें? तुमने मुझे शाहजी के पास जाने से रोका था और मैं इसलिए नहीं गई थी कि मैं तुम्हें अपना पीर दस्तगीर समझती थी। मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा कर रखूंगी। तुम यहाँ तक किस तरह पहुंचे? इन बातों को छोड़ो ज़ेवरा, मैंने उसे कहा। मैं इस वक्त तुम्हारे बाजुओं में नहीं, फांसी के तख्ते पर खड़ा हूँ। किसी को जरा सा इशारा भी मिल गया कि मैं कौन हूँ तो तुम जानती हो क्या हो जाएगा। रोशन खान को मेरी असलियत का इल्म नहीं। उसने रोशन खान को गाली देकर कहा, उसे क्यों पता चलने दूंगी? उसे तो अभी ये भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। मेरा सिर्फ जिस्म है जो रोशन खान के पास है। ना ज़ेवरा, मैंने कहा, ऐसा ना कहो। अपनी ज़िंदगी में जहर ना भरो। मेरी तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो हमें मिल गया है। मुझे ये शख्स कभी भी अच्छा नहीं लगा। ज़ेवरा ने कहा। खुदा से डरो ज़ेवरा, मैंने कहा। ये जैसा भी है उसे खुदा ने ऐसा बनाया है, लेकिन ये खानू नहीं। वो फिर जज्बात में उलझ गई थी, लेकिन मैं उसे हकीकत की तरफ ला रहा था। उसे मेरे तमाम जराइम का इल्म था। मैंने ये देख लिया और मुझे तसल्ली हो गई कि ज़ेवरा मुझे धोखा नहीं देगी। उसकी एक वजह तो मेरी मोहब्बत थी और दूसरी वजह यह कि उसके दिल में रोशन खान की नफरत थी। मैं कुछ देर और उसके पास बैठा और वहां से निकल आया। अगले 2-3 दिन मेरे दिल पर घबराहट तारी रही। ज़ेवरा ने मेरे राज की रखवाली करने का पक्का वादा किया था, लेकिन वो औरत जात थी। मुझे डर था कि यह राज फाश होकर ही रहेगा। इन 2-3 दिनों में रोशन खान मुझे मिलता रहा और मैं उसका रवैया और अंदाज देखता रहा। वो कोई ऐसा चालाक आदमी तो नहीं था कि अपने इरादों को मुझसे छुपा कर रख सकता, लेकिन इंसान बड़ी गहरी चीज़ होती है। किसी के दिल में क्या है कोई नहीं बता सकता। मैंने उसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं देखी।
एक रात मुझे रोशन खान के क्वार्टर से शोर शराबा सुनाई दिया। मैं बाहर निकला तो मुझे रोशन खान की सख्त गुस्सीली आवाज़ें सुनाई दी। मैं देहाती बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक दौड़ता हुआ रोशन खान के क्वार्टर में चला गया। ज़ेवरा अंदर बैठी रो रही थी और रोशन खान फुंकार रहा था और गालियां भी बक रहा था। मैंने जाके पूछा कि उन पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। भाई मोहम्मद खान, रोशन खान ने ज़ेवरा की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा किया है जो तुम आ गए हो। इसे कुछ समझाओ, जब से शादी हुई है यह मुझसे लड़ झगड़ रही है। मैं इसे पहली बार अपने साथ लाया हूँ, यहाँ आकर भी इसने अपनी आदत को नहीं बदला। ज़ेवरा रोशन खान पर बरस पड़ी। उसने बाजू लंबे करके उसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस गैर मर्द को बुला लिया है, मालूम नहीं है कौन है, और तुम अपने घर का पर्दा इसके सामने उठा रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और दुपट्टा अपने माथे पर सिरकाती हुई बोली, तुम जाओ जी, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसके दोस्त हो के इसी को समझाओ, मैं किसी गैर मर्द के साथ मुंह नहीं लगाऊंगी। रोशन खान उसके करीब जाकर गरजा, बकवास बनकर ये मेरा बड़ा भाई है। मैंने आगे बढ़कर रोशन खान को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ घसीट लिया। शर्म करो रोशन, मैंने उसे कहा, यहाँ आकर लोगों को तमाशा दिखा रहे हो, सुनने वाले कहेंगे कि हमारे इलाके में जंगली रहते हैं। मैंने ज़ेवरा की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कहती हो भाभी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे ही इलाके का रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें लड़ता झगड़ता नहीं देख सकता। ज़ेवरा ने मेरी बात खामोशी से सुनी, लेकिन रोशन खान कुछ न कुछ बोलता चला जा रहा था। वो कह रहा था कि यह अपने आप को क्या समझती है, मुझे जूती के बराबर नहीं समझती, मैं इसे इसके माँ बाप के घर बिठा दूंगा, ना तलाक दूंगा ना बसाऊंगा। अपनी माँ को बसा लेना, ज़ेवरा ने जल कर कहा, मैं तुम्हारी सूरत से भी बेजार हूँ। रोशन खान उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपका। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और अपने क्वार्टर में ले आया और उससे पूछा कि अपनी बीवी के खिलाफ उसे क्या शिकायत है, उसके चाल चलन पर शुबा है। नहीं भाई, रोशन खान ने कहा, मुझे यकीन है कि यह चाल चलन की बड़ी पक्की है। इसमें नुक्स ये है कि मेरे घर में एक दिन भी खुश नहीं रही। मेरी हर बात खा कितनी अच्छी हो और इसके हक में ही हो, इसे बुरी लगती है। आज कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन इसने मेरी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैंने इसे कहा कि मेरी माँ सैकड़ों मील दूर अपने गाँव में बैठी है, तुम मेरा सलूक देखो। लेकिन ये अपनी आदत पूरी करना चाहती थी, वैसे ही बहाना बनाकर मेरे गले पड़ गई। मैंने तंग आकर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। मुझे ये सुनकर इत्मीनान हुआ कि रोशन खान ने ज़ेवरा के चाल चलन को बुरा नहीं कहा। कमज़ोर मर्द औरत पर सबसे ज़्यादा जहरीला तीर यही चलाता है कि उसका चाल चलन ठीक नहीं। मैं जानता था कि ज़ेवरा ने इस शख्स को कबूल नहीं किया था, वरना ज़ेवरा खुश रहने वाली लड़की थी। मैंने रोशन खान को मौलवियों की तरह आवाज़ सुनाना शुरू कर दिया कि लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी बात है और मर्द को औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस अंदाज से बात कर रहा था जिस तरह उस्ताद बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात है। मैंने रोशन खान को ठंडा करके भेज दिया। 2 रोज़ के बाद रात के उसी वक्त फिर मुझे वही आवाज़ें सुनाई दी। मैं फिर उनके क्वार्टर में जा पहुंचा। मंजर तकरीबन वही था। उनके दोनों बच्चे सोए हुए थे। अब रोशन खान गालियां बक बक कर खामोश बैठा था और ज़ेवरा उसके सर पर चीख रही थी। भाई मोहम्मद खान, रोशन खान ने हाथ जोड़कर मुझे कहा, तुम मेरे भी भाई हो, इसके भी भाई हो, खुदा के लिए इसे अपने साथ ले जाओ और इसे कुछ समझाओ। मैंने भाइयों जैसी बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया, ज़ेवरा को बाजू से पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। उसने ज़रा सी भी मुज़ाहमत ना की और मेरे साथ मेरे क्वार्टर में आ गई। क्वार्टर में पहुंचते ही वो मेरे साथ लिपट गई और बच्चों की तरह रोने लगी। इतना रोई कि उसकी हिचकी बन गई। मैंने सोचा कि इसे कुछ देर रोने ही दूं। यहाँ बैठो ज़ेवरा, मैंने उसे चारपाई पर बिठाते हुए कहा, रोशन ने परसों रात तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की सिवाय इसके कि तुम ज़रा सी बात पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती हो। मुझे ये शख्स जहर लगता है खानू, ज़ेवरा ने जल कर कहा, मुझे ये शख्स जहर लगता है। जहर का ये प्याला पी लो ज़ेवरा, मैंने कहा, ये तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों लड़ती झगड़ती हो। मैंने तुम्हें उस रोज़ कहा था कि मेरी और तुम्हारी किस्मत पर मोहर लग चुकी है, क्यों अपने आप को जलाती हो। मैं रोशन को तुम्हारे खिलाफ भड़का कर तुम्हें तलाक दिला सकता हूँ, लेकिन अपने इलाके के रिवाज को तुम जानती हो। तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? तुम्हारे ससुराल वाले मशहूर कर देंगे कि लड़की बदचलन है। एक बात कहूँ खानू, उसने मुझे तरसती हुई नज़रों से देखते हुए कहा, इससे तलाक दिला दो और मेरे साथ शादी कर लो। तुम क्या समझती हो कि मैंने ऐसी बात नहीं सोची होगी? मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता। तुम जानती हो कि मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा हूँ। मेरे मरने के बाद लोग तुम्हें कहेंगे कि इसने एक डाकू और कातिल के पीछे अपने नेक खामिन को छोड़ दिया था। तुम जब फांसी के तख्ते पर पहुंचोगे तो ज़ेवरा तुम्हारे साथ उसी तख्ते पर खड़ी होगी। ज़ेवरा ने कहा, तुम्हारे बाद मैं जिंदा रहूंगी ही नहीं। होश में आओ ज़ेवरा, मैंने कहा, दिल की ना सुनो, अकल से सोचो। रोशन को कबूल कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त मैं पहचाना जाऊं
और यही रोशन मुझे फंसा दे। ये सुन लो खानू, जेवरा ने जोशीली और पुरअज़म आवाज़ में कहा, अगर रोशन के मुंह से तुम्हारे खिलाफ ज़रा सी भी बात निकली तो खुदा की कसम मैं उसे कत्ल कर दूंगी। मैं जेवरा को ज़्यादा देर अपने साथ नहीं रखना चाहता था। रोशन खान ने तो देहात की मखसूस बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करते हुए मुझे कह दिया था कि इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं डरता था कि जेवरा ज़्यादा देर मेरे पास रही तो रोशन खान के दिमाग में कोई गलत बात ना आ जाए। मैंने जेवरा को साथ लिया और उसे उसके क्वार्टर में ले गया। दोनों को कुछ डांट डपट की और वापस आ गया। कर्नल नॉर्थ की मेम साहब को सज़ा क्या हुई, कर्नल नॉर्थ बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान बन गया। मेरा तो ख्याल था कि वो निरा फौजी अफसर है जो करख्त आवाज़ में बात करने के सिवा कुछ जानता ही नहीं, लेकिन उसकी मेम साहब चली गई तो मुझे पता चला कि ये शख्स तो बड़ा ही जिंदा दिल है। वो बाज़ औक़ात मेरे साथ हल्का फुल्का मजाक भी कर लेता था। मोहम्मद खान, एक रोज़ उसने कहा, रोशन खान अपनी बीवी को ले आया है, तुम भी अपनी बीवी को ले आओ। मेरी बीवी मर गई है साहब बहादुर। ये तो बहुत अच्छा है, कर्नल नॉर्थ ने कहा, अब दूसरी बीवी ले आओ। कभी ले आऊँगा साहब बहादुर। हाँ हाँ, कर्नल नॉर्थ ने हंसते हुए कहा, जल्दी से दूसरी बीवी ले आओ, रोशन खान की बीवी की तरफ मत देखना। उसकी तरह मैं भी हंस पड़ा। उसने अपने लिए दूसरी बीवी का इंतज़ाम कर लिया था, लेकिन वो उसकी बीवी नहीं थी। वो मालूम नहीं किसकी मेम साहब थी। वो चौथे या पाँचवें रोज़ उसके पास आती थी और बहुत देर बाद बंगले से निकलती थी। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कर्नल नॉर्थ के बाद बंगले में मेरी बादशाही थी। एक रोज़ मेरी बादशाही डर से कांपने लगी। एक दो रोज़ बाद रोशन खान ने मुझे बताया था कि जेवरा के मामू का ख़त आया है, वो शायद उन्हें मिलने यहाँ आएगा। रोशन खान को मालूम नहीं था कि उसने मुझ पर कैसा बम फेंक दिया है। मुझे जेवरा के मामू के साथ कोई वाकफियत नहीं थी, लेकिन ये यकीनी अमर था कि वो मुझे पहचानता होगा। मैं दुआ करने लगा कि वो यहाँ ना आए, लेकिन वो आ गया। शाम के वक्त मैं बंगले से अपने क्वार्टर की तरफ आ रहा था। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था। रोशन खान के क्वार्टर के सामने एक देहाती खड़ा था। उसका लिबास हमारे इलाके का था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया। वो जेवरा का मामू था। शायद दिन के वक्त मीरठ पहुंचा था। मैंने मुंह फेर लिया और अपने क्वार्टर में घुस गया। ये शख्स मुझे जानता था। ये हमारे गांव में आता रहता था। मैं अंदर जाकर सोचने लगा, क्या इस शख्स ने मुझे पहचान लिया होगा? कभी ख्याल आता कि मैं अपनी मखसूस वर्दी में था। शायद उसने ना पहचाना हो। उसने मुझे 2-3 सेकंड के लिए ही देखा होगा। मैं फ़ौरन मुंह फेर कर अपने क्वार्टर में दाखिल हो गया था। मैं यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता था। दिल पर बड़ी वजनी सिल आ पड़ी। दिल इतना घबराया कि मैंने वहाँ से फ़रार की सोच ली और ये भी सोचा कि किसी बहाने से इधर उधर हो जाऊँ और ये शख्स चला जाए तो वापस आऊँ। थोड़ी देर के बाद रोशन खान एक प्लेट हाथ में उठाए हुए आ गया। लो भाई मोहम्मद खान, उसने प्लेट मेरे आगे रखते हुए कहा, मेरी बीवी का मामू आज दिन को आ गया है। उसके लिए तुम्हारी भाभी ने खीर पकाई थी। कहती थी कि जाओ अपने भाई को दे आओ। मामू थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। मैंने उन्हें बताया है कि तुम हमारे ग्राई हो। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कपड़े पसीने से भीग गए हों। मिलना मिलाना हमारे यहाँ आम रिवाज में शामिल था, लेकिन जेवरा के मामू की मुलाकात मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी। मैंने एक बहाना घड़ लिया। ना रोशन भाई, मैंने कहा, यह बुरा लगता है कि बुजुर्ग मुझे मिलने आए। मैं खुद उन्हें मिलने आऊँगा, लेकिन सुबह को आऊँगा। इस वक्त सर में बड़ा सख्त दर्द है। अगर अब आया तो बात भी नहीं कर सकूंगा। मैं सुबह ज़रूर आऊँगा। चलो ये ठीक है, रोशन खान ने कहा। वो भी इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए हैं, शायद जल्दी सो जाएंगे। रोशन खान खीर की प्लेट छोड़कर चला गया, जो वहीं पड़ी रही जहां वो रख गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे लिए जहर छोड़ गया हो। मैं उसके मामू के सामने नहीं जाना चाहता था। अब मेरे लिए एक ही रास्ता था कि यहाँ से भाग जाऊँ या कर्नल नॉर्थ को अपनी असलियत बता दूँ और उसे कहूँ कि साहब बहादुर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम मुझे बचा लो। और अगर देखूं कि उसे मेरे बजाय अपने कानून के साथ ज़्यादा मोहब्बत है तो मैं भाग जाऊं। इन सोचों ने मेरे दिमाग का बुरा हाल कर दिया। नींद बिल्कुल उड़ गई थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे जहन पर गिरफ्तारी सवार थी, इसलिए मैं यही समझा कि मेरी निशानदही हो गई है और पुलिस मुझे पकड़ने आई है। रात मेरे यहाँ कभी कोई नहीं आया था। 2-3 मरतबा कर्नल नॉर्थ को मेरी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसने मुझे बुलाने का ये तरीका इख्तियार कर रखा था कि बरामदे में खड़े होकर मुझे आवाज़ देता था। उसकी आवाज़ लाउड स्पीकर की तरह बुलंद थी। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मैं बड़ी तेज़ी से उठा और चारपाई के नीचे चला गया। दीवार के बिल्कुल करीब फर्श की एक ईंट उखड़ी हुई थी और वो वैसे ही रखी हुई थी। ये मैंने उखाड़ रखी थी। उसके नीचे मैंने कागज़ और कपड़े में लिपटा हुआ अपना रिवॉल्वर रखा हुआ था। मैंने जल्दी से रिवॉल्वर उठाया। साथ ही एक कपड़े में लिपटी हुई गोलियां पड़ी थीं, वो उठाई। मैंने ज़रूरत के वक्त के लिए रिवॉल्वर के सिलेंडर में 6 गोलियां डाल रखी थी।
मैंने रिवॉल्वर हाथ में लिया, गोलियों की पोटली जेब में डाली और सेहन में निकल गया। अब दरवाजे पर पहले की निस्बत ज्यादा जोर से दस्तक हुई। सेहन की दीवार मेरे कद से 6 इंच ऊंची थी। मैं पहलू की एक दीवार की तरफ चला गया। मैं उछला और मेरे हाथ दीवार पर चला गया। दीवार पकड़कर मैं ऊपर चला गया और बाहर को कूद गया। मैं हर हरकत बिजली की तेजी से कर रहा था। मैं दबे पांव क्वार्टर की नुक्कड़ तक गया और देखा, मध्यम सी चांदनी में मुझे दरवाजे पर जेवरां खड़ी नजर आई। मैं समझ गया कि मुझे फांसने के लिए जेवरां को दाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मैंने रिवॉल्वर सीधा कर लिया और फैसला कर लिया कि अब जो भी सामने आएगा वो मेरे रिवॉल्वर का निशाना बनेगा और उसके बाद मैं मीरठ की रात में गुम हो जाऊंगा। मैंने धीमी आवाज में जेवरां को पुकारा। उसने उधर देखा। मैं जरा सा सामने हुआ, वो दौड़कर मुझ तक आई। तुम बाहर से आ रहे हो? जेवरा ने तेज तेज बोलते हुए कहा। भाग जाओ खानू, फौरन भाग जाओ। क्यों? मैंने पूछा। क्या हुआ? तुम्हारे साथ और कौन है? मैं अकेली हूँ खानू, मैं अकेली हूँ, उसने झुंझुलाकर कहा। मेरा खामिंद और मामू सोए हुए हैं, मुझे यहाँ मत खड़ा रखो। मेरे मामू ने तुम्हें पहचान लिया है। जेवरा के अंदाज से साफ पता चलता था कि ये कोई धोखा और फरेब नहीं। मैंने उसे कहा कि वो मुझे पूरी बात सुनाना चाहती है तो अंदर चली चले। हाँ हाँ, जेवरा ने कहा, फौरन अंदर चलो। मैं बड़ी तेजी से दीवार फलांग कर अंदर गया। दरवाजा खोला और जेवरा अंदर आ गई। मेरे मामू ने तुम्हें आज कहीं देख लिया था, जेवरा ने मुझे बताया। शाम के बाद उसने मेरे खाविन से तुम्हारा नाम पूछा। उसे जब बताया गया कि तुम्हारा नाम मोहम्मद खान है तो उसने कहा कि यही है। मैंने ठीक पहचाना है। मामू ने कहा कि यह खानू डाकू है और इसके सर की कीमत 10,000 रुपया है। ये 10,000 रुपया हमें आसानी से मिल सकता है। हम गरीब आदमी हैं, हमारे लिए 10,000 रुपया सारी उम्र के लिए काफ़ी है। मैं खामोशी से सुनती रही। मामू ने मुझे कहा कि तुमने भी खानू को उसके गांव में कभी देखा होगा। मैंने कहा कि मैं तो उसकी सूरत से भी वाकिफ नहीं। मुझसे पूरी बात ना सुनो खानू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो दोनों सोए हुए हैं। मुख्तसर बात यह कि दोनों ने ये फैसला किया है कि सुबह कर्नल साहब को बताएंगे कि तुम कौन हो और कर्नल साहब को ये भी बताएंगे कि तुम्हारे सर की कीमत 10,000 रुपया मुकर्रर है। मेरा खामिन कहता था कि कर्नल साहब फौरन कहेगा कि मोहम्मद खान को पता ना चलने दो और थाने से पुलिस ले आओ। मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि मेरा खामिन नहीं मान रहा था। वो कहता था कि मैंने मोहम्मद खान को भाई कहा है, पैसा हाथ की मैल है। मैंने जिसे भाई कहा है मैं उसके सर की कीमत नहीं लूँगा। लेकिन मेरे मामू ने ऐसी बातें कहीं कि मेरे खामिन को सर झुकाना पड़ा। बात यह थी कि मेरे खामिन की 2 बहनें जवान हैं। दोनों का अभी जहेज बनना शुरू नहीं हुआ। मामू ने उसे कहा कि 5,000 रुपया तुम ले लेना और 5,000 मैं रख लूँगा। तुम बहनों के लिए कुछ बनाओ और उन्हें डोली में बिठाओ। सारी बरादरी में बेइज्जती हो रही है। ये ऐसी बात थी जिसने मेरे खामिन को चुप करवा दिया। दोनों गहरी नींद सोए हुए हैं। मुझे तो खानू नींद आई ही नहीं। मैं इसी इंतजार में रही कि ये खराटे लेने लगें तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूं। यहाँ से निकलो खानू, अल्लाह बेली। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने बच्चों को भी छोड़कर तुम्हारे साथ चली चलती हूँ। इसके साथ ही जेवरा मेरे साथ लिपट गई और बहुत रोई। मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने जेवरा को वहीं छोड़ा और दबे पांव दरवाजे तक गया। क्वाड जरा सा खोलकर बाहर झांका। कदमों की आहट जो आगे निकल गई थी वो वापस आ रही थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह नजर आया कि वो रोशन खान था। मैं उसे देखता रहा। वो अपने क्वार्टर तक गया और फिर वापस आ गया। अब वो मेरे क्वार्टर के आगे से गुजरकर कुछ दूर आगे चला गया। मैं समझ गया कि उसकी आंख खुल गई है और वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। मैंने अंदर आकर जेवरा को बताया कि रोशन तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम दौड़कर अपने घर चली जाओ और सो जाओ। रोशन पूछे कि तुम कहाँ थी तो कहना यहीं थी। जेवरा चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मुझे रोशन खान के घर से शोर शराबा सुनाई दिया। मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं जेवरा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था कि मेरी वजह से उसकी मार पिटाई होती रहे। मैं मोहम्मद खान से खानू डाकू बन गया। मैंने रिवॉल्वर हाथ में लिया और डाकुओं की तरह चलता हुआ रोशन खान के क्वार्टर में चला गया। वो अपनी बीवी को मार पीट रहा था और जेवरा का मामू पास खड़ा कह रहा था कि इसे जान से मार दो। ये गई कहाँ थी? रोशन, मैंने गरज कर कहा, पीछे हट जाओ। कमरे में लालटेन जल रही थी। रोशन खान ने मेरी तरफ देखा। मेरे रिवॉल्वर की नाली अपनी तरफ देखकर उसका मुंह खुल गया। जेवरा फर्श पर बैठी हुई थी। उसका मामू पास खड़ा था। उसके चेहरे पर भी डर और खौफ नजर आने लगा। मैंने तीनों से कहा कि मेरे सामने बैठ जाओ। जेवरा पहले ही फर्श पर बैठी हुई थी। रोशन और उसका मेहमान भी उसके साथ बैठ गए। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे सुधाए हुए बंदर हों। मुझे ये इत्मीनान था कि रोशन कुछ हद तक मेरा तरफदार है, लेकिन भरोसा अपने रिवॉल्वर पर था। तुम मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हो, मैंने रिवॉल्वर की नाली उनकी तरफ लहराते हुए कहा, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ये 10,000 रुपया तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। जिस दिन तुम मुझे गिरफ्तार करवाओगे उससे अगले रोज तुम्हारे गांव में तुम्हारे मकानों और फसलों को आग लगी हुई होगी। और रोशन, तुम कान खोल कर सुन लो,
तुम्हारी दोनों कुंवारी बहनें जिनके जहेज बनाने के लिए तुम मुझे गिरफ्तार करवा रहे हो, वो मेरे आदमियों के कब्जे में होंगी। उनके चेहरों पर खौफ व हरास बढ़ने लगा। साफ पता चलता था कि जैसे मरते जा रहे हों। तुमने देखा नहीं था कि मैं गांव में क्या कुछ करके आया हूं। मैंने कहा, मैंने गांव के सबसे बड़े चौधरी को गांव वालों के सामने गोली मारी थी। फिर जो थानेदार मुझे पकड़ने आया था उसका अंजाम तुम्हें मालूम है? बोलो, मालूम है तुम्हें उसका अंजाम क्या हुआ था? हाँ, मुझे मालूम है, जेवरा का मामू दबी दबी आवाज में बोला। घोड़ी ने उसे घसीट घसीट कर मार दिया था। घोड़ी की उसके साथ क्या दुश्मनी थी? मैंने कहा, वो मेरी करामात थी। अगर उसे घोड़ी घसीट घसीट कर ना मारती तो वो किसी और तरीके से मर जाता। मुझ पर जिसने हाथ डाला वो जिंदा नहीं रहा। गांव जाकर अपने पीर चांदन शाह से पूछ लेना कि खानू के हाथ में क्या ताकत है। जब तुम चांदन शाह के सामने मेरा नाम लोगे तो गौर से देखना कि उसका रंग पीला पड़ जाएगा। और रोशन, तुम्हारे सामने की बात है, कर्नल साहब की मेम साहब और कैप्टन एडिसन को किसने सजा दिलाई है? मैंने उन्हें डराने के लिए एक और झूठ बोला। कैप्टन एडिसन को अपनी बीवी के कत्ल की सजा मिली है, लेकिन उसकी बीवी का कातिल मैं हूं। तुम जानते हो कि 3 आदमियों ने मुझे उसके बंगले में देखा था, लेकिन जब वो मेरे सामने आए तो तीनों की जबानें लड़खड़ा गईं और वो सच्चे बयान से फिर गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नहीं देखा था। अगर आजमाना चाहते हो तो मैं तुम सबको अंधा कर सकता हूं। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा मगर तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। तुम गरीब लोग हो, 10,000 में बड़ी ताकत है, लेकिन अपने अंजाम को सोचो। क्या तुम ये समझते हो कि कर्नल साहब को ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ? ये एक राज है जो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे दिमागों से 10,000 रुपया निकल जाए और तुम एक बहुत बुरे अंजाम से बच जाओ। मुझे इन अंग्रेजों ने खुफिया पुलिस में रखा हुआ है। मैं जिसे चाहूँ साफ उड़ा सकता हूँ और जिसे चाहूँ उसे सजा दिला सकता हूँ। कैप्टन एडिसन और मेम साहब का अंजाम देख लो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अपने इलाके में मेरे आदमी मौजूद हैं। मैं तुम्हें फिर बताता हूँ कि चांदन शाह जो तुम्हारा पीर है वो मेरी जूतियों का गुलाम है। अगर अपने अंजाम की झलक देखना चाहते हो तो तुम्हारे इन 2 बच्चों को यहाँ खड़े खड़े गायब कर दूंगा। नहीं नहीं, जेवरा तड़प कर उठी और बोली, तुम जो कोई भी हो ये जुल्म ना करना। रोशन खान उठा और मेरे घुटने पकड़कर मेरे पाँव में बैठ गया। मेरे सर पर कुरान मजीद रख दो भाई मोहम्मद खान, रोशन ने रुंधी हुई आवाज में कहा। मेरी बीवी से पूछ लो, मैंने मामू की बात मानी ही नहीं थी। मैंने कहा था कि मैंने मोहम्मद खान को भाई कहा है, मैं भाई को धोखा नहीं दूंगा, लेकिन इसने मेरे आगे ऐसी मजबूरी रखी कि मैं चुप हो गया। खुदा के लिए मेरे बच्चों पर रहम करो। मैंने रोशन को उठाया और उसे कहा कि वो चारपाई पर बैठ जाए। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। वो आखिर बाप था और उसकी दूसरी कमजोरी ये थी कि वो एक अक्खड़ बीवी का खामिन था जो उसे पसंद ही नहीं करती थी। वैसे भी वो भला सा आदमी था और मुझसे मरूब भी था। तुम बात करो मामू जान, मैंने जेवरा के मामू से कहा। क्या तुम्हें 10,000 रुपया चाहिए? उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं खानू पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे गलती हुई जो ये बात मुंह से निकल गई थी। अब ये सोचो कि ये खबर मेरे कान में किस तरह पहुंची। मैंने पूछा। जेवरा ने पहुंचाई होगी, उसके मामू ने डरी डरी आवाज में कहा। अब इससे पूछो, मैंने कहा। इसके साथ मेरी जान पहचान ही नहीं। इसने मुझे ये खबर क्यों पहुंचा दी है? ना ये मेरी हीर है, ना मैं इसका रांझा हूं। इससे पूछो कि किस चीज ने इसे जगा दिया था और इसके कान में कहा था कि अपने खानदान की खैरियत चाहती हो तो खानू के पास चली जाओ। क्यों भाभी, तुम बोलो, मेरे पास तुम किस तरह आई थी? तुम ठीक कहते हो, जेवरा ने झूठ बोला। वो मेरा इशारा समझ गई थी। कहने लगी, मैं गहरी नींद सोई हुई थी, मेरी चारपाई जोर से हिली, मैं डर कर जागी। मेरे कान में आवाज आई कि मोहम्मद खान के पास पहुंचो वरना तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। मैं इस तरह उठकर बाहर निकली जैसे कोई चीज मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जा रही हो। मैंने ये भी ना देखा कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। जब मैं खानू के क्वार्टर में पहुंची तो अपने आप मेरी जबान चल पड़ी और मैंने इसे कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं वापस आई तो खामिन ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे खामिन को बख्श दूंगा, मैंने कहा। इस बेचारे को मालूम नहीं था कि ये सब कुछ मेरी गैबी ताकत से हो रहा है। खानू पुत्र, जेवरा का मामू हाथ जोड़कर बोला, मुझे बख्श दो, हमें 10,000 रुपया नहीं चाहिए। नहीं, मैंने कहा, तुम 10,000 वसूल कर लो, लेकिन ना मुझे फांसी मिलेगी ना तुम्हें 10,000 रुपया। इन दोनों मर्दों की हालत ये हो गई कि वो मेरे सामने खड़े थे और मैं सोच रहा था कि ये किस तरह खड़े हैं। साफ पता चलता था कि उनकी टांगें कांप रही हैं। खानू पुत्र, जेवरा के मामू ने कहा, ये पिस्तौल जेब में डाल लो, कहीं चल ना जाए। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे डर से ना जाओ, मैंने कहा। मेरे पास आकर रहो, सर आंखों पर बिठाऊंगा। लेकिन ये फिर सुन लो कि गांव में जाकर तुमने मेरा नाम भी लिया तो फिर मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारा क्या नुकसान होगा। कुरान मजीद ले आओ, उसने कहा। मेरे सर पर रख दो, मैं कसम खाऊंगा कि कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा।
जेवरा दोनों के पीछे खड़ी थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे और उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो उस पहाड़ी जंगल में मुझे देखकर आ जाया करती थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी। मैंने रिवॉल्वर नीचे कर लिया और उन्हें यह कहकर बाहर निकल आया कि आराम से सो जाओ।